कल से प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं और वजह है बीजेपी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अब सदन में होगा आर पार। गहलोत सरकार पर बीजेपी का अविश्वास। लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। ये इस सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास का प्रस्ताव होगा और हम मजबूर करेंगे नियमों और प्रक्रियाओं में कि उस विधानसभा के फ्लोर पर उन सारी विफलताओं को हम उजागर करें। कांग्रेस का अंदरूनी संग्राम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब सरकार की मुसीबत बढ़ाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। दावा तो ये भी है कि गहलोत सरकार जल्द गिरने वाली है, क्योंकि सरकार दो बाड़ों में से आएगी। अब आने के बाद दोनों की क्या गति बनेगी, ये तो सदन के फ्लोर पर ही हम लोग देखेंगे। पर हम प्रतिपक्ष के नाते इस सरकार ने जो होटल में बंद होकर के इस राजस्थान की सरकार के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय को सदन के फ्लोर पर लाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नजरों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है। वो विश्वास मत रखे या नहीं रखे, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल सरकार के इन 1.5 महीने से अदृश्य होने पर और इन 1.25 वर्ष के कुशासन के विरुद्ध में अविश्वास रख रही है। ये इस सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास का प्रस्ताव होगा और हम मजबूर करेंगे नियमों और प्रक्रियाओं में कि उस विधानसभा के फ्लोर पर उन सारी विफलताओं को हम उजागर करें। बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए। भले ही अशोक गहलोत ने पार्टी में मतभेदों को पाट लिया हो, भले ही अशोक गहलोत ने पायलट को साध लिया हो, अशोक गहलोत भले ही भूलो माफ करो और आगे बढ़ो की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हों, लेकिन बीजेपी तब भी हमलावर थी और अभी भी है। बस कुछ बदला है तो गहलोत सरकार को घेरने का तरीका और वजह भी। कांग्रेस का अंतर्विरोध, आपस का झगड़ा जो सही तौर पर लगता है कि सुलझ गया, फिर अंदर अंदर जिस प्रकार की आग सुलग रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं, और आंतरिक विवाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना बेबुनियाद। तेवर तल्ख हैं और इरादे साफ। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर फेल है और विपक्ष का अशोक गहलोत सरकार पर अविश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। फिलहाल हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिलहाल दखल नहीं दे। तो बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में आज फिर बहस अधूरी रही। आधे दिन के अवकाश की वजह से सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो सकी। अब कल सुबह दोबारा मामले में सुनवाई
आगे बढ़ेगी। मामले में आज स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने अपने तर्क पेश किए, तो वहीं बीएसपी की ओर से राजीव धवन ने भी इस मामले में बहस जारी रखी। बीएसपी ने स्टे की अपील को लेकर क्या कुछ तर्क दिया, बीएसपी के अधिवक्ता दिनेश गर्ग से बात की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया नहीं है, अभी आने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ क्या होता है। अभी क्या मान करके चल रहे हैं, कल का दिन क्या महत्वपूर्ण, किस तरह? कल का महत्वपूर्ण इस हिसाब से है कि कल ऑर्डर अगर प्रोनाउंस हो जाता है तो जो फ्लोर टेस्ट होगा उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। तो इस तरह की बात सामने रखी कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है? हाँ, कोर्ट को बताया था तो कोर्ट ने बोला हम सुन ही रहे हैं इसको। कोर्ट ने बोला कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता सुनवाई के अलावा, और वो चल रही है। मिस्टर सिब्बल ने भी काफ़ी देर बहस करी, फिर मिस्टर धवन ने काफ़ी देर बहस करी, और अभी मिस्टर लूथरा बहस कर रहे हैं और वो कल कंटिन्यू करेंगे। आज सुनवाई चालू की और कंटिन्यू कल रखा है, आज पूरी नहीं हो पाई बहस। उधर से बहस सिब्बल साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद धवन साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद समय हो गया, इसलिए कल वापस 10:30 बजे चालू होगी सुनवाई। क्या रहा है आपकी ओर से, क्या पक्ष रखा? हमारी तरफ से तो कोई पक्ष रखा ही नहीं गया, बसपा की तरफ से तो हमने तो कल बहस कर ली थी। अभी तो रेस्पोंडेंट साइड से बहस में चल रहा है, हमें इनकी बहस कंप्लीट होने के बाद रिजोइंडर का समय दिया जाएगा। अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो रेस्पोंड नंबर स्पीकर की तरफ से तो पहले बहस करी, सिब्बल साहब ने कंक्लूड किया, फिर सेक्रेटरी साहब की तरफ से यहाँ से एजी साहब थे, सिंघवी साहब, उन्होंने किया, और रेस्पोंड नंबर 4 लाखन सिंह है, उनकी तरफ से उधर धवन साहब ने बहस कंक्लूड की है। बाकी के रेस्पोंडेंट्स अभी बकाया हैं, उनकी बहस कल होगी, कंटिन्यू करेंगे सुबह 10:30 बजे वापस। तय समय था 10:30 बजे उसमें सुनवाई चालू हुई, और जो स्पीकर की तरफ से हम लोगों की तरफ से आर्गूमेंट थे, और उसमें मुख्य रूप से यही आर्गूमेंट किए गए कि जो 18/9 का ऑर्डर है वो एक प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उसमें स्पीकर का कोई मेरिट पे एडजुडिकेशन नहीं है, और स्पीकर के समक्ष जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाते डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तब तक शेड्यूल 10 के तहत स्पीकर डिसाइड नहीं कर सकते। और इसीलिए अभी कोई भी जो मामला है स्पीकर के सामने ना तो बसपा द्वारा ना ही दिलावर के द्वारा दोबारा लगाया गया है जो कि लंबित हो। और एक कोई मिस्टर विजय सिंह है, उन्होंने ज़रूर 7 तारीख को एक अर्जी लगाई थी, जिसमें 10 अगस्त को नोटिस इशू हुए हैं 14 तारीख के लिए। तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो स्पीकर डिसाइड करेंगे, और उससे पहले कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत सारी नज़ीरें हैं जो कोर्ट के समक्ष दी गई हैं, तो ये प्रीमेच्योर है। और कोई भी एडजुडिकेशन, अगर हम बात करें कि मर्जर जो 18 सितंबर 2019 को अप्रूव हुआ है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, उसके अंदर कोई भी जो एडजुडिकेशन है अंडर शेड्यूल 10 या पैरा 6 की हम बात करें उसके तहत नहीं होता। तो कोर्ट से यही निवेदन किया गया है कि जब तक स्पीकर के द्वारा ये तय नहीं कर लिया जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या मर्जर गलत था, तब तक 226-27 के अंदर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं मरुधरा में कोरोना अपडेट पर। मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार बनी हुई है। आज कोरोना के 608 नए केस प्रदेश में सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 56,700 के पार पहुंच गई है। आज 608 मामले सामने आए, 56,700 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। 833 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 39,270 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त प्रदेश में 54,056 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो अभी तक के आंकड़े जो हैं वो ये हैं, कुल केसेस 56,708, एक्टिव केस 14,056, ठीक हुए हैं 39,270, और 833 लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हुई है। अलग अलग जिलों की अगर आपको स्थिति बताएं तो सबसे ज्यादा मामले आप देखें जोधपुर में 8,475 मामले सामने आए हैं। पालन करना होगा, यह हमारे स्वयं के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही इससे हमारा घर, परिवार, समाज, प्रदेश और देश तभी सुरक्षित रह सकेगा। कोरोना का प्रचंड प्रकोप जारी है।
मंगलवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 1217 नए रोगी मिले हैं। वहीं 11 मौतें भी हुई हैं। अब राजस्थान में कुल रोगियों की संख्या 54,887 और मौतें 811 तक पहुंच गई हैं। आप सब जानते हैं यह समय कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने का है। हमारी अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि मास्क नहीं हो तो गमछा, दुपट्टा या रुमाल से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। सैनिटाइजर का उपयोग करें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना का एक प्रभावी उपचार है। प्लाज्मा उसी व्यक्ति का लिया जाता है जो इस बीमारी से जंग जीतकर ठीक हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 27,000 व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना पर विजय पाए उन सभी व्यक्तियों का मैं आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं, अपना प्लाज्मा रक्तदान के माध्यम से दान दें ताकि कोविड से ग्रसित गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से। राज्यपाल कलराज मिश्र को चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर फिर से सवाल उठाए हैं। रघु शर्मा ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पर आईसीएमआर को पुनर्विचार करना चाहिए। चिकित्सा मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से करवाए जा रहे एंटीजन टेस्ट पूरी तरह शुद्धता में खरे नहीं उतरे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने आईसीएमआर को एक पत्र भी लिखा है। बढ़ रही है। पिछले 15 दिन से 1100-1200 पर डे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है क्योंकि हम फाइनल टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितने टेस्ट होंगे, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, टेस्ट ही एकमात्र जरिया है जिससे हम एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव को सामने ला सकते हैं, वो और संक्रमण नहीं फैलाए, इसके लिए टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। लेकिन हमारा जोर है राज्य में रिकवरी शानदार हो, मृत्यु दर हमारी कम हो, और मुझे ये बताना है कि राजस्थान का रिकवरी रेट 73-74% हो रहा है। 80% तक गया था पिछले दिनों, और बढ़ रहा है। हमारा जोर रहेगा। और अब बात स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की। इस बार कोटा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। बाकायदा इस मौके के लिए खास गीत तैयार किया गया है। गीत और नृत्य के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति को लेकर खासे उत्साहित हैं। जागरूकता कार्यक्रम चलाए, राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी। तभी अपनों का बचाव करवाएं। जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर से लेकर जूनियर इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, रसायनज्ञ संवर्ग से 370 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के एक साथ तबादला आदेश जारी कर दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता सोहनलाल सालवी को परियोजना क्षेत्र उदयपुर, एसीई दिनेश कुमार पेड़ीवाल को क्षेत्र द्वितीय जयपुर और सत्येंद्र सिंह को अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूरू में एक बार फिर टिड्डियों के आतंक से 155 गांव के किसान परेशान हैं। ऐसे में अब जिले में टिड्डी और फाका नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया है। गुरुवार को बीकानेर से चूरू
केंद्रीय विद्यालय पहुंचे हेलीकॉप्टर को सांसद राहुल कसवा ने कीटनाशक भरवाकर रवाना किया। इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 250 लीटर कीटनाशक भरकर खेतों में छिड़काव किया जा सकता है। कमांड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करी और एक व्यवस्था कराएगी। आज हेलीकॉप्टर चूरू पहुंच चुका है। आने वाले 8 दिन तक ये चूरू के अंदर रहेगा और हर तहसील में जहां पर भी फाका है उसके ऊपर स्प्रे करने का काम करेगा। पूरी लोकस्ट की टीम भारत सरकार की आई हुई है जो उसको तरीके से मॉनिटर कर रही है। पूरा एक टेक्निकल वे के अंदर इसको काम करने का काम कर रहे हैं ये लोग ये। और साथ ही साथ में हमने भी अभी कलेक्टर महोदय से भी बात ये करी है कि जिले की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दोबारा से मीटिंग बुलाकर गांव तक पहुंचे और पब्लिक के अंदर अभी करीब 200 के आसपास गांव ऐसे हैं जहां पे फाका है। अगर ऐसे कोई गांव वंचित रह जाते हैं तो उन गांवों को भी जोड़ा जाए क्योंकि ये टीम आई है। अब हम अगर इस स्टेज के ऊपर फाके खत्म कर देंगे। और अब बात बीकानेर की, जहां महिला के मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले जेएनवीसी थाना इलाके में एक घर में महिला का शव अधजला मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी थी। अब खुलासा हुआ है कि पहले अपराधियों ने महिला का गला घोंटकर हत्या की, फिर शिनाख्त छुपाने के लिए उसकी बॉडी को दूसरी जगह ले जाकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या उसके पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। बात सामने आ रही है और उन चीजों पर जब इस महिला ने इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाने की धमकी एवं एक मकान जो खुद के नाम लगाने के लिए कहा, तो ये लोगों ने उस चीज़ को दबाने के लिए इसकी हत्या करना प्राइम फेसी सामने आया है। और बाकी जो भी हमारे सामने आगे की जांच में तथ्य आएंगे उनसे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।